हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट को समझेंगे। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को और सारे एक्सप्लेनेशंस को बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। किसी भी तरह के बुकिश लैंग्वेज या एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल करके इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। चीज़ें बहुत सिंपल है दोस्तों। एरोमेटिसिटी का जो कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये हमें हेल्प करता है किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताने के लिए। अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी, कंपाउंड यार 3 तरह के होते हैं: एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। और इन तीनों के बेसिस से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कंपाउंड लेस स्टेबल होगा, ठीक है। और इनको पहचानने के क्या तरीके हैं, कौन एरोमेटिक होगा, कौन नॉन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा, इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो यार, वीडियो में ज़्यादा हमने डीप में चीज़ों को नहीं समझा है, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें करी है, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल से समझा है और एक दो मैंने आपको स्पेशल केसेस समझाए हैं, ठीक है। तो आप आराम से बैठो और आज का वीडियो एंजॉय करो। तो देखिए दोस्तों, एरोमेटिसिटी एक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कम स्टेबल होगा, ठीक है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका एरोमेटिक, एक होता है आपका नॉन एरोमेटिक और एक होता है आपका एंटी एरोमेटिक। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है आपका एरोमेटिक, फिर होता है आपका नॉन एरोमेटिक और सबसे अनस्टेबल इन तीनों में होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो, अब अपन पहचानेंगे कैसे कि कोई एरोमेटिक है या कोई नॉन एरोमेटिक है या फिर कोई एंटी एरोमेटिक है। तो इसके लिए अपने पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से क्राइटेरिया है ज़रा देखो। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसको साइक्लिक होना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, उसको साइक्लिक होना पड़ेगा, यानी कि उसका स्ट्रक्चर मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे सारे क्राइटेरियाज लिख देता हूँ। दूसरा, कंपाउंड हमारा प्लेनर होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया, कंपाउंड में होना चाहिए कॉन्जुगेशन, ताकि रेजोनेंस की फिनोमिना एग्जिबिट हो सके, ठीक है, कॉन्जुगेशन। और फोर्थ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो रूल है कंपाउंड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो रूल है, इसको हम हक्कल रूल भी कहते हैं, HUCKELRULE, ठीक है। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो समझ जाना, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार, इंग्लिश की क्लास नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसको ये 4 क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। जैसे आपने बेंजीन का नाम सुना होगा, ठीक है। ये है हमारा बेंजीन। अब देखना, ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर देता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ठीक है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल्ड। बेंजीन का स्ट्रक्चर प्लेनर भी है। कैसे प्लेनर है? प्लेनर होने के लिए ज़रा देखो, बेंजीन में आपके पास जितने भी कार्बन एटम्स हैं, जितने भी कार्बन एटम्स है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज हर एक कार्बन एटम यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। और जब भी कार्बन एटम 3 सिग्मा और 1 पाई बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए ये स्ट्रक्चर हमारा प्लेनर होता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन, बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन की भी फिनोमिना एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और जब भी कॉन्जुगेशन की फिनोमिना किसी कंपाउंड में एग्जिस्ट करे तो वो कंपाउंड रेजोनेंस की फिनोमिना को शो करने लग जाता है। कॉन्जुगेशन कैसे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है देखो, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तीनों कंटिन्यूएशन में मौजूद है। डबल, सिंगल, डबल, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मौजूद है, ठीक है। डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, कंटिन्यूएशन में, तो वो कॉन्जुगेशन कहलाता है, ठीक है। कुछ कॉन्जुगेशन के मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ, जैसे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल, डबल, ये भी आपका कॉन्जुगेशन कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ देखने के लिए मिल जाता है? जैसे कि फिनॉल के स्ट्रक्चर में देख लो। फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये तीनों कंटिन्यूएशन में है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ठीक है। और यहाँ पे रेजोनेंस की फिनोमिना भी एग्जिबिट होने लग जाती है, ठीक है। और एक आपका कॉन्जुगेशन होगा पॉजिटिव, सिंगल, डबल, ठीक है। वैसा ही नेगेटिव, सिंगल और डबल, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना। अगर ये लोग भी कंटिन्यूएशन में मौजूद है तो उनको भी अपन कॉन्जुगेशन में गिनते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात कर लेते हैं।
ये हकल रूल क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल हमारा हकल रूल कहलाता है। इसका मतलब देखो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हमारा जो कंपाउंड है, ठीक है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इवन, ठीक है, और वो इवन नंबर एक ऐसा इवन नंबर होना चाहिए जो कि 4 के टेबल में नहीं आता हो, ठीक है। यानी कि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मान लो 6 हो सकते हैं, हमारे पास 10 हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो हकल रूल है, इसके हिसाब से आपके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इवन, पाई इलेक्ट्रॉन्स इवन होने चाहिए, और वो इवन नंबर एक ऐसा इवन नंबर हो जो 4 की टेबल में नहीं आता हो, ठीक है। अब देखो बेंजीन हकल रूल के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है। जरा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप गिनो, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 6 एक इवन नंबर है और 4 के टेबल में भी नहीं आता, इसलिए ये हकल रूल के क्राइटेरिया को भी फॉलो कर देता है। और क्योंकि बेंजीन सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करता है, इसलिए ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, कि क्या क्राइटेरियाज होनी चाहिए कि आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाए। देखो पहले 3 क्राइटेरियाज तो बिल्कुल सेम होने चाहिए, लेकिन ये जो चौथा वाला रूल है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। आओ मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। कंपाउंड हमारा होना चाहिए साइक्लिक, कंपाउंड हमारा होना चाहिए प्लेनर, ठीक है। कंपाउंड में होना चाहिए कॉन्जुगेशन, ताकि वो रेजोनेंस की फिनोमेना को एग्जिस्ट कर सके। और लास्ट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल, यहाँ पे होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड में हकल रूल फॉलो होता है जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल फॉलो होता है। इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सिस्टम में इवन होने चाहिए, और वो इवन नंबर एक ऐसा इवन नंबर होना चाहिए जो 4 के टेबल में आता हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो आपका जो यहाँ पे n का वैल्यू है ना, n, ठीक है, ये आपका 1 2 3 डॉट 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 ऐसे, मतलब 1 से शुरू होता है ये, इस चीज़ का आप ख्याल रखना। लेकिन हकल रूल में जो आपका n का वैल्यू होगा वो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो जब आप एक चीज़ देखो, अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो n की जगह पे, ठीक है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो 4 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने आपको जुगाड़ बताया था वो मतलब वैलिड रहेगा। अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ पे आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। 2 रखोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ये सभी नंबर इवन है दोस्तों, और ये 4 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। ये हकल रूल का केस है, एरोमेटिक कंपाउंड की क्राइटेरिया है ये, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे जब आप n1 रखोगे, ठीक है, तो 4 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा, 3 रखोगे तो 12 आएगा। ये सब ऐसे नंबर है जो 4 के टेबल में आते हैं और ये इवन भी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि एंटी एरोमेटिक में आपका जो n है वो 1 से शुरू होगा, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड में हकल रूल फॉलो हो जाएगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल। यहाँ पे जो n है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रख लेना आप। और देखो ऐसे कंपाउंड जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते वो हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का। जैसे अपने पास मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये कंपाउंड अपना साइक्लिक है, ठीक है, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। और ये देखो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन की भी हाइब्रिडाइजेशन अपनी sp2 होती है। तो 2 क्राइटेरियाज तो यहाँ से अपने सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन भी मौजूद है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तीनों कंटिन्यूशन में आ जाए तो वहाँ पे भी आपका कॉन्जुगेशन मौजूद होता है, ठीक है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गिन लो तो आपको कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 एक इवन नंबर है, और हाँ यार 4 का तो ये मल्टीपल है क्योंकि 4 के टेबल में ही आता है, ठीक है। तो आपका ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब देख लो, जैसे मान लो अपने पास ऐसा कुछ है, एक सेकेंड, ऐसा स्ट्रक्चर है मान लो, तो आप बताओ ये कंपाउंड हमारा क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंपाउंड जो है हमारा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे, ज़रा देखो, साइक्लिक तो है ये, ठीक है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन
इसने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के क्राइटेरिया को मतलब वॉयलेट करा है। कौन सा क्राइटेरिया? सेकंड क्राइटेरिया प्लेनैरिटी का। बिकॉज ये वाला और ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक अपन ने एरोमेटिसिटी में क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। एरोमेटिसिटी एक क्राइटेरिया है, ठीक है, एक ऐसा कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके हिसाब से कंपाउंड 3 तरह के होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। क्या क्राइटेरियाज थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ, मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स मैं लेकर के आया हूँ। आपको बताना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो कहानी को अपन यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये तो हमने अभी देखा था, ये हमारा एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था। कैसे था? साइक्लिक है ये, ठीक है, प्लेनैरिटी भी मौजूद है, कॉन्जुगेशन भी मौजूद है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने आ रहे थे? यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ठीक है। इसलिए ये कंपाउंड जो है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड था। अब इस वाले कंपाउंड को देखो, ये कंपाउंड हमारा कैसा है ज़रा देखो। ये साइक्लिक है, ठीक है, ये प्लेनर है बिकॉज सारे कार्बन एटम्स इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तीनों कंटिन्यूएशन में मौजूद है, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी मौजूद है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक आता है, ठीक है। अब इस कंपाउंड को देखते हैं। साइक्लिक है, प्लेनर भी है, ठीक है, कॉन्जुगेशन पॉजिटिव, सिंगल, डबल, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे मौजूद है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 एक इवन नंबर है और एक ऐसा इवन नंबर जो 4 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया? एरोमेटिक, ठीक है दोस्तों। अब ये वाला देखो, ये कंपाउंड क्या होगा बताओ? ये साइक्लिक है, ठीक है, ये प्लेनर भी है, इसमें डबल, सिंगल, डबल कॉन्जुगेशन मौजूद है, ठीक है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड देखते हैं अपन, इसकी कहानी देखो। साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका, प्लेनर भी है ये, ठीक है, कॉन्जुगेशन डबल, सिंगल, एक सेकंड, डबल, सिंगल, डबल कॉन्जुगेशन मौजूद है, ठीक है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, इसमें 4 आएगा, 1 2 3 4। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए ना, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ, ज़रा देखो। ऑक्सीजन के पास में भैया लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन में मतलब डीलोकलाइज करता है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है। तो इसको भी आपको अब गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 6 आ गए, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये साइक्लिक था, प्लेनर भी था, इसमें कॉन्जुगेशन तो मौजूद है ही, तभी यहाँ पे रेजोनेंस की फिनोमिना हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए ये कंपाउंड अपना एरोमेटिक हो जाता है। सल्फर के पास भी देखो लोन पेयर मौजूद है, एकदम सिमिलर कहानी है ऊपर वाले के जैसा, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक होता है। ऑक्सीजन और सल्फर सेम ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों कंपाउंड जो है अपने एरोमेटिक कहलाते हैं। अब इसको आप ज़रा देख लो, ये कंपाउंड साइक्लिक है भैया, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी मौजूद है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 6 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए ये हमारा जो कंपाउंड आता है ना, ये हमारा कंपाउंड जो है ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों एग्जाम्पल हो गए थे जिसके हेल्प से मैंने आपको समझाया कि कंपाउंड कौन से एरोमेटिक है, कौन से नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये बेंजीन है, बेंजीन अपना एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये हमारा नैप्थलीन है, ठीक है। इसमें देखो 2 अपने पास में एरोमेटिक रिंग है, और ये हमारा जो कंपाउंड, इसमें अपने पास में 3 एरोमेटिक आपको रिंग देखने के लिए मिल जाएंगे, और सबके सब एरोमेटिक है, ठीक है। तो इसलिए 1 2 3, ठीक है, ये तीनों अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जो बेंजीन है इसको अपन 6 एनुलीन भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बोलते हैं, नैप्थलीन है, इसको अपन 10 एनुलीन भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी एनुलीन क्या होता है ज़रा देखो। एनुलीन का मतलब ये होता है एक साइक्लिक रिंग जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद हो,
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एनोलीन का मतलब होता है साइक्लिक रिंग विद कैसे डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ठीक है, साइक्लिक रिंग जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं उनको अपन एन्यूलिन कहते हैं। बेंजीन को 6 एन्यूलिन इसलिए कहा जाता है बिकॉज 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है इसके पास। इसको 10 एनुलिन इसलिए कहा गया, ये नेप्थलीन है, इसको 10 एनुलिन इसलिए कहा गया बिकॉज इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन एटम थे। ठीक है, और आप देख सकते हो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से ये मतलब इसका खेल है। ठीक है, और आप देखोगे ना तो यहाँ पे जब जहाँ पे डबल और ट्रिपल यहाँ पे रिंग्स है, ठीक है, ये तीनों के तीनों ही एरोमेटिक है। ये पूरे स्ट्रक्चर में तीनों रिंग को ही एरोमेटिक होना पड़ेगा तभी ये कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे दोनों ही रिंग एरोमेटिक है तभी ये पूरा स्ट्रक्चर एरोमेटिक कहलाया है। समझ में आ गई बात? और बेंजीन तो अपना एरोमेटिक है ही। अब ये देख लो, ये अपना है 8 एनुलिन। 8 एनुलिन कैसे है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे कार्बन है तो इसको 8 एनुलिन हम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो भैया 8 एनुलिन है आपका, ठीक है, ये 8 एनुलिन, ये जो स्ट्रक्चर है ये आप ध्यान रख लेना, ये टब लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये टब लाइक स्ट्रक्चर जो इसका होता है ना, ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है, इसलिए ये जो कंपाउंड आपका होता है ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। 8 एनुलिन जो है आपका, 8 एनुलिन टब लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और ये जो टब लाइक स्ट्रक्चर है इसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, क्योंकि प्लेनरिटी एक ऐसी चीज़ है जो एरोमेटिक में भी कॉमन है और एंटी एरोमेटिक में भी कॉमन है। ठीक है, और इनमें से कोई भी अगर एक वॉयलेट हो जाता है तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, इसलिए आपका 8 एनुलिन एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब आप देख लो, ये मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर लाया हूँ, इसको अपन कहते हैं एज्यूलिन। ठीक है, एज्यूलिन, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका स्ट्रक्चर कहलाता है एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक। इसमें एक आप देखोगे 7 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो साइक्लिक तो ये है ही सही। ठीक है, और दूसरी क्राइटेरिया जो आप देखना चाहते हो प्लेनरिटी की, हर एक कार्बन आइटम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो भी सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे मौजूद है, देख लो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यहाँ से देखना चाहो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में कॉन्जुगेशन भी मौजूद है। और अगर आप यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो 10 एक इवन नंबर है और 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर अपना कैसा कहलाता है दोस्तों? एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी की। ठीक है, एक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इट हेल्प्स अस टू compare the stability of organic compound, the stability of organic compounds। ठीक है, मान लो आपके पास में 3 कंपाउंड गिवन है ABC, तो एरोमेटिसिटी की क्राइटेरिया को लगा करके आप बता सकते हो कि इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। मान लो A सबसे ज़्यादा स्टेबल है, C लीस्ट स्टेबल है, तो इस तरह से। ठीक है, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कंपेयर करा सकते हो। और जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात आती है ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आपने इफेक्ट्स पढ़े होंगे जैसे कि बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर एक हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, फिर एक हमारा रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर अपना आता है इंडक्टिव इफेक्ट। जब भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कंपेयर कराना रहता है, सबसे पहला प्रेफरेंस हम बैक बॉन्डिंग को देते हैं, फिर एरोमेटिसिटी को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस को, और फिर लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को अपन देते हैं प्रेफरेंस। ठीक है, मान लो कोई कंपाउंड है यहाँ पे ABC, इनकी स्टेबिलिटी अपन को कंपेयर करानी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन तीनों में कहीं बैक बॉन्डिंग लग रही है क्या। मान लो A में अगर बैक बॉन्डिंग एप्लीकेबल हो जाती है, बाकी दोनों में नहीं होती, तो इसका मतलब इन तीनों में A सबसे ज़्यादा स्टेबल है,
ठीक है। फिर बाकी को अपन देखेंगे कि बाकी में क्या लग रहा है। अगर एरोमेटिसिटी लग रही होगी तो फिर एरोमेटिसिटी लगाएंगे, नहीं लग रही होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन एप्लीकेबल नहीं होगा तो रेजोनेंस से देखेंगे। अगर ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा तो सबसे लास्ट में अपन इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर को निकालेंगे, ठीक है। तो आज अपन एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया कि एरोमेटिसिटी की हेल्प से आप कैसे स्टेबिलिटी को बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अपन को तीन चीज़ और देखनी पड़ेगी। एक है अपना कार्बोकेटायन, ठीक है। एक है अपना कार्बेनायन और एक है अपना फ्री रेडिकल। इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जितने भी आपके फ्री रेडिकल होते हैं ना दोस्तों, सारे के सारे फ्री रेडिकल जो हैं आपके, वो नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और कार्बोकेटायन और कार्बेनियन की भी आप स्टेबिलिटी कंपेयर करा सकते हो। जैसे देख लो, आपका कार्बोकेटायन मान लो एक ऐसा है और आपका एक कार्बोकेटायन मान लो ऐसा है, ठीक है। इसको 1 नाम दे दो और इसको 2, एक सेकेंड, इसको 1, इसको 2। अब आप बताओ इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो कार्बोकेटायन आपके एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं। इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है सेकंड वाले के कंपैरिजन में, बिकॉज फर्स्ट वाला अपना एरोमेटिक है, सेकंड वाला अपना एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। कैसे है देखो, ये अकल रूल को फॉलो कर रहा है, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है ये, ठीक है। इसमें पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन भी मौजूद है और इसका स्ट्रक्चर भी प्लेनर है। इसके केस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो मतलब ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो करता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें प्लेनरिटी मौजूद है, सारे के सारे जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेशन मौजूद है पॉजिटिव सिंगल डबल, तो इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो कार्बोकेटायन का केस मैंने आपको बता दिया कि आप कार्बोकेटायंस के बीच में भी स्टेबिलिटी कंपेयर करा सकते हो। ये देख सकते हो कि उसमें से कौन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होने वाला है, ठीक है। अब कार्बेनायन का केस देख लो। मान लो अपने पास एक कार्बेनायन ऐसा है, ठीक है, और दूसरा अपना कुछ ऐसा है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, इस चीज़ को चेक करना है। आओ पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी मौजूद है, ठीक है। सारे कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और ये देखो, ये कार्बेनायन है। कार्बेनायन जब मतलब इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर जाता है ना, तो ये कार्बन अपना sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ठीक है। इसलिए सारे के सारे कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब इसके रेजोनेंस में पार्ट लेते ही जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, वो देखो शुरुआत में यहाँ पे आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, ठीक है, मगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी गिनना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका है ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ज़रा इसको देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन मौजूद है, प्लेनरिटी मौजूद है। प्लेनरिटी कैसे है, बिकॉज नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा तो ये कार्बेनायन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये वाला कार्बन, ठीक है। तो इसलिए पूरा स्ट्रक्चर ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिकॉज सारे के सारे कार्बन तो अपने यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है, तो ये स्ट्रक्चर अपना प्लेनर होगा। अब इसके रेजोनेंस में पार्ट लेने के बाद में पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 2 3 4, इसको भी गिनोगे 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी कि इन दोनों के केस में जो ज़्यादा स्टेबल है वो ये है, ठीक है, बिकॉज ये कंपाउंड एरोमेटिक है और ये अपना एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। समझ गए भैया एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहला तो आपको स्टेबिलिटी कंपेयर कराने में हेल्प कर देगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। उसके बाद 3 चीज़ ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करा सकते हो, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करा सकते हो, लेकिन जो फ्री रेडिकल होते हैं सारे के सारे फ्री रेडिकल नॉन एरोमेटिक होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो ये एप्लीकेशन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो, यहाँ पे अपने पास में 3 कंपाउंड है, इनकी स्टेबिलिटी अगर अपन को कंपेयर करानी तो कैसे कराएंगे। इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको 2, इसको 3, सेकेंड पार्ट में ऐसा है, ठीक है। तो अपने पास में 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। ज़रा आप ट्राई करो सॉल्व करने की। देखो ये पहला वाला स्ट्रक्चर अपना कैसा है, साइक्लिक है ये, ठीक है, प्लेनर भी है और इसमें कॉन्जुगेशन भी मौजूद है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एंटी एरोमेटिक होता है। सेकंड वाला अपना ये अपना एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो अपना थर्ड वाला कंपाउंड है, ये भी अपना एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही अपने एरोमेटिक है। अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कैसे होगा ज़रा देखो, इसमें जो कॉन्जुगेशन है पॉजिटिव
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये भी मौजूद है, और इसके साथ साथ डबल, सिंगल और डबल। तो यहाँ पे दो तरह के कॉन्जुगेशन मौजूद है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पे दो तरह के कॉन्जुगेशन मौजूद हैं, देयरफॉर इसमें रेजोनेंस की फिनोमेना ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर आने वाला है वो आ जाएगा 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। 1 वाला तो यार अपना एंटी एरोमेटिक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ क्लैश कर गई कि ये दोनों ही अपने एरोमेटिक थे, ठीक है। फिर अपन ने रेजोनेंस की हेल्प से देख लिया, ठीक है, कि रेजोनेंस किस में ज़्यादा होगी, थर्ड वाले में, बिकॉज इसमें दो टाइप की कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव सिंगल डबल मौजूद था। समझ में आ गया। इसलिए थर्ड विल बी द मोर स्टेबल वन एज कम्पेयर टू सेकंड, और 1 वाला लीस्ट होगा बिकॉज ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इन दोनों में आपको बताना है, ठीक है, कि ज़्यादा भैया स्टेबल कौन है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, ठीक है। तो आप देख लो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मैंने ऊपर भी शायद इसका एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो अपना हाँ फर्स्ट वाला यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। मान लो इसी से रिलेटेड एक यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना देता हूँ, जैसे एक स्ट्रक्चर ऐसा है और दूसरा वाला स्ट्रक्चर ऐसा है। रुको नेक्स्ट पेज पे इसको अपन देखते हैं। एक स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है और एक स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, ठीक है। मान लो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला कि ये वाला, कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो एसिड हमको पता है H पॉजिटिव आयन फर्निश करते हैं, तो इनका H पॉजिटिव आयन प्रोटोनेट करवा करके फिर इनका जो कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रक्चर है ना वो बताओ, अब वो बनाओ। देखो जैसे इनका कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इन दोनों की आप स्टेबिलिटी देख लो, इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, इन दोनों में से जो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उसका जो मतलब एसिड था वो ज़्यादा एसिडिक होने वाला है। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन था, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा एसिड है ये मोर एसिडिक है। समझ में आ गया आपको दोस्तों ये चीज़, ठीक है। हमने क्या करा, हमसे ये स्ट्रक्चर देखे, पूछा था कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होने वाला है, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन जो फर्निश करें। हमने H पॉजिटिव आयन प्रोटोनेट करा करके एसिड का कॉन्जुगेट बेस बना लिया, ठीक है। जब आप H पॉजिटिव आयन आयनाइज करा देते हो ना एसिड से, जो आपका एनायन बचता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये था और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये था। फिर हमने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर ली एरोमेटिसिटी को लगा करके, ठीक है। और हमको पता था कि ये जो पहला वाला हमारा कंपाउंड है, ठीक है, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस है ये अपना एरोमेटिक था, ये अपना एंटी एरोमेटिक था। तो एरोमेटिक वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यानी कि ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, तो इसका जो एसिड है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। ये इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन था। अब देख लो यार समरी मैंने आपको बताया है, हमने एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा, हमने देखा ये एक ऐसा कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके हिसाब से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरियाज थे मैंने आपको बताया, इसके लिए साइक्लिक होना चाहिए था एरोमेटिक के लिए, प्लेनर, कॉन्जुगेशन और हकल रूल को फॉलो करना चाहिए था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल। यहाँ पे अपना जो n है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। इसका मैंने आपको डिकोड करके बताया था जुगाड़ में। इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन होने चाहिए, और वो इवन नंबर एक ऐसा इवन नंबर हो जो 4 के मल्टीपल में नहीं आता हो, ठीक है। एंटी एरोमेटिक में भी पहले 3 क्राइटेरियाज अपने सेम थे, ठीक है ना, लेकिन इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल था। यहाँ पे n जो है वो 1 से शुरू होता था, 2 3, ठीक है, यहाँ से 0 से शुरू नहीं होता था, फिर कंटिन्यू चलता था। इसका मतलब ये है जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है वो इवन होने चाहिए, और वो इवन नंबर एक ऐसा इवन नंबर हो जो 4 के टेबल में हो या फिर 4 का मल्टीपल हो। और इन सारे क्राइटेरियाज को जो कंपाउंड आपके वॉयलेट करेंगे वो आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के हेल्प से समझाने की बहुत सारी कोशिश करी थी, बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिए थे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। इसमें ये जो 3 केसेस थे, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, इनका स्पेशली आप ध्यान रख लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही तक था हमारा वीडियो, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बताना वीडियो कैसा लगा।